नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 23 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। आइए स्टूडेंट्स, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज के सत्र में सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जो प्रश्न मैंने कल आप लोगों से पूछे थे। आशा करता हूं आप लोगों ने इनके जवाब देने का प्रयास किया होगा। इसके बाद जो अगला विषय होगा वह है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक, जो कि लोकसभा से पास हो चुका है। अब राज्यसभा में क्या होता है वो देखना होगा। इससे जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं जो कि हमें यहां पर ध्यान देने चाहिए, निर्वाचन की प्रक्रिया से, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र से। इसके बाद में अगला विषय है न्यायपालिका में पारदर्शिता। भारत को अगले मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ विषयों की चर्चा यहां पर की गई है, न्यायपालिका में पारदर्शिता को जोड़ते हुए। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे रूस और चीन, इनके बदलते संबंध, और निश्चित रूप से चूंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात है तो भारत से जुड़े हुए आयाम भी हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके बाद म्यांमार संकट, अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत की दुविधा। अब क्या है यहां पर पूरा मसला, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तत्पश्चात गांधी शांति पुरस्कार, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, फिर प्रशिक्षित श्रमिक प्रमाण पत्र। उसके बाद कुछ प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न देखेंगे और फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को लिखने का तरीका। आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न था कल, भारत म्यांमार सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नागालैंड म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला कथन था, भारत और म्यांमार के मध्य मुक्त आवाजाही व्यवस्था नामक एक व्यवस्था है जो दोनों तरफ के स्थानीय लोगों को दूसरी तरफ 16 किलोमीटर तक अंदर जाने और 14 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। निश्चित रूप से यह सही है। इसको हम लोग FMR भी कहते हैं, फ्री मूवमेंट से जोड़ करके। इसके बाद अगला कथन है, इस सरंध्र, बाढ़ रहित और दुर्गम सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के पास है। गलत है स्टूडेंट्स, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास में है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, केवल 2 इसका सही है। आप लोग अगर इस मानचित्र को देखें तो यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और फिर ये नागालैंड का क्षेत्र है, यहां पर ये मणिपुर का क्षेत्र है, ये मिजोरम का क्षेत्र है। ये 4 राज्य हैं भारत के जो कि सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ में, और अरुणाचल प्रदेश इसमें सबसे लंबी सीमा बनाता है म्यांमार के साथ में। कल के सत्र में इस विषय पर पूरी चर्चा हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कल का सत्र देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब मैंने पहले बता दिया था आपको, यहां पर आप फिर भी देख लीजिए इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत में संकटासन्न लाल चंदन वृक्ष कहां पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है पूर्वी घाट का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कथन 1 है, हाल ही में चर्चा में रही विट्सन शैल भित्ति दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कल ही चर्चा की थी मैंने आप लोगों से, और यह कथन इसका सत्य है। यह पैरासेल द्वीप समूह को लेकर जारी समुद्री विवाद का एक भाग है। जी नहीं, इसका संबंध पैरासेल द्वीप के साथ में नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जो संबंध है, आप इस मानचित्र को देखिए, यहां पर आपको दिखेगा स्प्राटली। अगर ये मानचित्र आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको। देखिए, यह है फिलीपींस का क्षेत्र, इसके पास में स्प्रॉटली का जो क्षेत्र है ये पास में है। तो यहां पर जो है, जो सही जवाब इसका जो है वो स्प्रॉटली जो है एक ज्यादा उत्तम जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मुरिया जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जवाब क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़। इनके बारे में भी कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 5 की तरफ आते हैं। पर्यावरण में मुक्त होने वाले माइक्रोबीड्स, माइक्रोप्लास्टिक, बहुत ही छोटे आकार के प्लास्टिक के कण, और इनको लेकर के बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। और यह प्रश्न आपके परीक्षा में, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इन्हें हानिकारक माना जाता है। तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला आलेख है इसको हम लोग पेज संख्या 1, 6 और 8 से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेशन एज द टेल वैगिंग द डॉग। फिर अगला है यहां पर एमंग प्रोटेस्ट्स लोकसभा पासेस GNCTD अमेंडमेंट बिल। तो इन सबको जोड़ करके जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा आइए करते हैं। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए विधेयक पास तो हो गया, लेकिन अब यहां पर एक बहस चल रही है स्टूडेंट्स। बहस यह है कि निर्वाचित सरकार बनाम गैर निर्वाचित उपराज्यपाल, जो कि एक सुपर चीफ मिनिस्टर के जैसे काम कर सकेंगे यदि यह बिल संसद से पास हो जाता है और फिर यह अधिनियम बनने में कामयाब हो जाता है, जिसकी संभावना अधिक है। अब यहां पर विशेषज्ञ लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2020 में दिल्ली में निर्वाचित सरकार आई है और एक साल में यहां पर इतना बड़ा बदलाव हमें दिखाई पड़ने जा रहा है। तो क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित है? और जो किया जा रहा है उसकी आवश्यकता क्या है? उसके पक्ष में तर्क क्या है? कहीं यह कार्यपालिका के द्वारा मनमाना बर्ताव तो नहीं, जो अपने विधायिका में बहुत ज्यादा जो उनको समर्थन है, जो उनको बहुमत है, कहीं यह उसका दुरुपयोग का मामला तो नहीं है? तो यहां पर विशेषज्ञ दो पक्षों में बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जरा हम इस पूरे घटनाक्रम को अपनी परीक्षा के नजरिए से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। मैंने इसको टाइमलाइन में बांट दिया है आपकी सुविधा के लिए। साल 1950 26 जनवरी हमारा संविधान आता है और दिल्ली को भाग सी में एक राज्य का दर्जा दिया जाता है मूल संविधान के अंदर में। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में राज्यों के जो कैटेगरीज थी वो A, B, C और D इस तरीके से 4 भागों में इनको बांटा गया था। और इसी के आधार पर 1951 में दिल्ली में विधानसभा का निर्माण हुआ और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात कही गई। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनकर के आए चौधरी ब्रह्म प्रकाश, साल था 1952। लेकिन एक चीज लगातार दिखाई पड़ रही थी कि केंद्र और दिल्ली के अंदर में जो मुख्यमंत्री थे उनके बीच कुछ अधिकारों को लेकर के मतभेद दिखाई पड़ रहे थे। उस समय गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने इन्हीं मतभेदों के चलते 1955 में जाकर इस्तीफा दे दिया। अब यही वो समय था जब भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही थी। फजल अली आयोग की सिफारिशें आने के बाद में राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया और उसके माध्यम से दिल्ली को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन ये बातें भी लगातार उठती रहीं कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। फिर साल आता है 1966 और यहां पर मेट्रोपॉलिटन व्यवस्था के माध्यम से एक प्रतिनिधि सरकार को स्थापित किया गया और जिसमें 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य रखे गए। लेकिन समय के साथ यह मांग लगातार उठती गई कि दिल्ली के संदर्भ में राज्य के दर्जे के संबंध में विचार होने चाहिए। 1987 में बालाकृष्णन समिति की स्थापना की गई और इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी 1989 में। और इस समिति में यह कहा गया कि दिल्ली को संघ शासित प्रदेश ही रखा जाए, लेकिन यहां पर एक निर्वाचित विधानसभा का प्रावधान किया जाए, एक मंत्री परिषद का प्रावधान भी किया जाए, ताकि यहां पर हम प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। आखिर भारत दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को
अगर कहीं पर भी जगह मिलती है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और 1991 में इन्हीं सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में 69th संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 239 ए और 239 बी इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसके साथ में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम भी सन 1991 में हमारे सामने आया। इन सब के माध्यम से दिल्ली में एक विधानसभा आ गई, एक मंत्रिपरिषद आ गई, उपराज्यपाल भी रहेंगे, ये सारे विषय सामने आ गए। लेकिन कुछ विवाद भी साथ में चलते रहे। विवाद तब ज्यादा गहरे हो जाते थे जब दिल्ली के अंदर में किसी अन्य दल की सरकार होती थी और केंद्र के अंदर में किसी अन्य दल की सरकार होती थी। अब अगर हम लोग हालिया संदर्भों की तरफ आए तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य किसी भी मुद्दे पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली के जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उन दोनों के बीच एक लक्ष्मण रेखा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खींच दी गई कि आपके क्षेत्र अलग अलग है, अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग कार्य करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जनता के लिए काम करें। अब हम लोग वर्तमान विधेयक को जब देखते हैं तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, विशेषज्ञ इन्हीं पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि उपराज्यपाल जो है एक प्रकार से सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह कार्य करेंगे और चिंता यह भी है कि उपराज्यपाल वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, वो चुने गए नहीं हैं और फिर भी उनके हाथों में इतनी शक्तियां, और खास तौर पर तब जब दिल्ली के अंदर में एक विधानसभा है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि अब सरकार का अर्थ क्या होगा, उपराज्यपाल। यह केंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार कर दिया गया है और दिल्ली की सरकार कोई भी फैसला लेने के पहले उपराज्यपाल से विमर्श करेगी। और अगर उपराज्यपाल ने पूछ लिया किसी विषय पर कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो अब ऐसे में निर्वाचित सरकार की शक्तियां घट गई और इसी विषय पर बहस चल रही है कि आखिर इस विधेयक की इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम एक समाधान की तरफ आगे बढ़ें कि आखिर समाधान क्या हो सकते हैं, तो देखिए, लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों को कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए और लोकतंत्र की गरिमा इसी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे, 2021 अभी चल रहा है, बमुश्किल 1 साल बीता है। अब यहां पर अगर कोई भी राजनीतिक मतभेद है तो उसको बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी तो निश्चित रूप से यह जनता के लिए अहितकर बात है। इसके अतिरिक्त जो हमारी छवि है लोकतांत्रिक देश की, कहीं ना कहीं उस छवि को भी आघात पहुंचेगा। आखिर दिल्ली भारत की राजधानी है, तो निश्चित रूप से ये जो है घटना काफी संवेदनशील है और उतनी ही संवेदनशीलता से यहां पर विषयों को सुलझाने की आवश्यकता भी है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग यहां से इस समाचार को पेज संख्या 7 से लिया गया है, GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ते हैं। ऑफ जजेस क्लोज्ड प्रोब्स एंड द बार्स ओमेटा। आइए देखते हैं, संदर्भ है इसका। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस NV रमन्ना पर एक आरोप लगाया था। ध्यान रखेंगे, आरोप था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जो बैठकें होती हैं उनको वे प्रभावित करते हैं। अब जस्टिस NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 24 अप्रैल 2021 से अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे। अब यहां पर कुछ बहस शुरू हो गई विशेषज्ञों के बीच में। बहस इस बात को लेकर के आरंभ हुई कि ठीक है, ये है तो आरोप, लेकिन इसके संदर्भ में जांच करके सारे पक्ष जनता के बीच में स्पष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा संवैधानिक पद है, न्यायपालिका का प्रतिबिंब है
और यहां पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर जगन मोहन रेड्डी के आरोप गलत हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलना चाहिए। तो यहां पर एक स्पष्टीकरण की बात जो है की जा रही है। आइए देखते हैं जरा इस विषय को। देखिए स्टूडेंट्स, इस विषय के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं चेलमेश्वर, और उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए थे अपने एक पत्र के माध्यम से। अगर हम जस्टिस चेलमेश्वर की बात करें तो मार्च 2017 में उन्होंने ये पत्र लिखकर कहा था कि जस्टिस एनवी रमन्ना और आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बीच अच्छे रिश्ते हैं, और उन्होंने इसे कहा था कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गैर जरूरी नजदीकी है। आगे देखते हैं। इसी पत्र में उन्होंने लिखा था कि अविभाजित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में एनवी रमन्ना की रिपोर्ट और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी में समानताएं थीं। तो अब आप लोग इन विषयों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये महज एक किस्म के संदेह हैं, लेकिन ये इतने गंभीर संदेह हैं जिनका निराकरण बहुत आवश्यक है। यही इस आलेख का मुख्य मुद्दा है जो कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझना है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर ये आरोप असत्य हैं तो फिर जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए, और अगर कुछ भी संदेहपूर्ण आता है तो जनता को अवश्य बताना चाहिए। क्यों? जनता क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, और यह मुद्दा न्यायपालिका की गरिमा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? कुछ तकनीकी बातें भी आप देखिए। जब कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है भारत में तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर भी बनता है साथ में। अब मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कौन सा मामला जजों की कौन सी पीठ देखेगी, इसको तय करने का काम मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश के सामने उनके खिलाफ ही कोई बात आती है तो अब वो ही इस बात को तय करेंगे कि वो मामला किसके पास जाएगा। और हमने भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी के मामले में इस बात को देखा था कि उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे, और जब उन आरोपों की सुनवाई हो रही थी तो वो स्वयं भी उस पीठ में शामिल थे, और कई सारे विशेषज्ञों ने इस बात पर सवाल खड़े किए थे कि ये तो जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जिसके विरुद्ध आरोप हैं वो निर्णय की प्रक्रिया में, न्याय की प्रक्रिया में निर्णायक की स्थिति में नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर हितों के टकराव का एक मामला दिखाई पड़ता है, और निश्चित रूप से भारत की न्यायपालिका जिसमें लोगों की अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, उसकी गरिमा के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर जो एक मुद्दा बहुत ध्यान देने लायक है वो ये है कि हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से एक है, और इसकी जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसकी रक्षा तभी हो पाएगी जब यह प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और तटस्थता पर आधारित हो। और अगर इसके संबंध में कोई भी आरोप है तो उसका बहुत संवेदनशीलता के साथ में निराकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप अगर यहां पर कॉलेजियम की व्यवस्था को भी जोड़ करके पढ़ेंगे तो आप इस विषय को और गहराई से समझ पाएंगे। तो यह आप लोगों के लिए एक प्रकार का होमवर्क है, इसको आप लोग करने का प्रयास अच्छे से करें। और गंभीर विषय है, चर्चा में हमेशा दिखाई पड़ता है हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे। चाइना रसिया लुक टू डीपेन बेस्ट टाइज। पेज संख्या 13 से इस समाचार को लिया गया है। GS2IR के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे और जरा देखते हैं यहां पर क्या विषय है। हाल ही में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अब यहां पर आपको एक विषय ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि अमेरिका और चीन की अभी हाल ही में बैठक हुई थी। इसके अलावा क्वाड समूह, जहां पर 4 देश शामिल हैं,
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनकी बैठक भी हो चुकी है और इसके बाद अब इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हमारे सामने आती है। तो इन सब बिंदुओं को जोड़ करके जब आप देखेंगे तो अच्छे से आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाती है। आइए, यहां पर जो मुद्दा आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है कि 2001 में रूस और चीन के बीच एक संधि हुई थी, अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि, इसकी 20वीं वर्षगांठ है। एक तो विषय ये है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रूस और चीन के बीच सीमा विवाद भी हो चुके हैं। देमेंस्की द्वीप को लेकर के इन दोनों देशों के बीच एक खतरनाक खूनी संघर्ष तक हो चुका है, लेकिन फिर समय के साथ इन दोनों देशों ने इस विवाद को सुलझाया। अब एशिया के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो रूस, भारत, चीन अपने एक समूह के माध्यम से वार्ता करते हैं, जिसे हम लोग RIC कह देते हैं। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से भी अन्य देशों के साथ ये 3 देश भी यहां पर आते हैं। ब्रिक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर भी ये 3 देश हमको दिखाई पड़ते हैं अन्य देशों के साथ में। ये सब वो मंच हैं जहां पर ये वार्ता करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये देश कितने महत्वपूर्ण हैं कि इनके द्विपक्षीय संबंध और त्रिपक्षीय संबंध दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर हम कुछ वर्तमान स्थितियों पर निगाह डालें तो कुछ और बातें भी हमें समझ में आएंगी। जैसे चीन के कुछ अधिकारियों पर यूरोपियन यूनियन ने 1989 के बाद पहली बार प्रतिबंध लगाया है। और यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? चीन के अंदर में एक प्रांत है शिनजियांग प्रांत, जहां पर उइगर मुस्लिमों की आबादी है और इन अधिकारियों के ऊपर में आरोप है कि इन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है इस क्षेत्र के अंदर में। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इन अधिकारियों के ऊपर में यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध आरोपित किए हैं। अब निश्चित रूप से महामारी के दौर में भी चीन को बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। तो अब यहां पर हमें रूस के प्रधानमंत्री ने 1998 में एक बात कही थी, उसे ध्यान में रखते हुए इन तीनों देशों के त्रिकोण के महत्व को समझना चाहिए। रूस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये 3 देशों के बीच अच्छे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और सिर्फ इन तीनों के आपस में संबंध और इनके द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो रूस का भारत के साथ हो, रूस का चीन के साथ में हो, भारत का चीन के साथ में संबंध हो, ये संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि हालिया संदर्भों में अगर हम देख लें तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत गहराता हुआ दिखा, लेकिन हमें आशा है कि दोनों देश इसको निपटाने में सफल होंगे। जैसे रूस और चीन ने अपने बीच के मतभेदों को समाप्त किया और यही चीजें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा और विकास के लिए निश्चित रूप से लाभकारी भी होंगी। आइए आगे बढ़ेंगे। पेज संख्या 7 GS2IR के साथ में जोड़ेंगे इस समाचार को हम लोग। म्यांमार के संबंध में यह समाचार है। आइए देखते हैं जरा इसको। हम सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर में जब से सैन्य तख्तापलट हुआ है तो वहां पर लोकतंत्र के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को देखा गया कि लोकतंत्र के समर्थकों के ऊपर में वहां की सेना के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग भी किया जा रहा है और इनमें से कई सारे प्रदर्शनकारी हमारे मिजोरम के क्षेत्र में भी शरण लेने के लिए आए थे। इस संदर्भ में कल के सत्र में मैंने बात की थी आप लोगों से। आप लोग कल का सत्र देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा वाला खंड, टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ है वहां पर, तो सीधे उस न्यूज पर भी आप जा सकते हैं। उसको जोड़ के देखेंगे तो आज बढ़िया समझ आएंगे चीजें। और तो अब यहां पर है क्या चीज कि भारत ने अपनी सीमा को बंद करने की बात कही, इसके साथ में जो रोहिंग्या अल्पसंख्यक हैं इनका मुद्दा भी हमारे सामने हमेशा आता है। एक बात ध्यान रखेंगे, आप जब म्यांमार की बात करेंगे, भारत म्यांमार के संबंधों पर विचार करेंगे तो रोहिंग्या शरणार्थी संकट को आपको उठाना ही उठाना है इसको। आइए देखते हैं। अब इसी बीच यहां पर एक नया बिंदु जुड़ा है, इसको जरा आप लोग देखिएगा
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर में भारत ने इस बात को मजबूती से उठाया है कि म्यांमार के अंदर मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मतलब पक्ष में आवाज उठा दी भारत ने यहां पर, तो अच्छी बात है। अब यहां पर अगला बिंदु ध्यान देने लायक यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 और शरणार्थियों की स्थिति पर प्रोटोकॉल 1967, ये जो कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून हैं, भारत इनका हस्ताक्षर करता देश नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम शरणार्थियों के पक्ष में काम करें। लेकिन अब यहां पर अगला बिंदु आता है मानवीयता का, और इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय कानूनों में कुछ पेच भी हैं जो कि सिविल सेवा का विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या पेच है, आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शरणार्थी कौन है। शरणार्थी अपने देश में उत्पीड़न अथवा उत्पीड़ित होने के भय से भागने को मजबूर होते हैं। अब ये उत्पीड़न राजनीतिक आधार पर हो सकता है, अन्य किसी आधार पर हो सकता है। अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय कानून यह कहता है कि ऐसे लोगों को उनके देश में नहीं भेजा जाना चाहिए। और 1951 की जो संधि है शरणार्थियों के संबंध में, वह संधि हस्ताक्षरकर्ता देशों पर तो लागू होती ही होती है, लेकिन ऐसे देश जो गैर हस्ताक्षर करता है उन पर भी लागू होती है। इस संदर्भ में आप संदर्भ ध्यान रखेंगे बस, इस संदर्भ में कि अगर कोई शरणार्थी है और उसके देश के हालात खराब हैं, उसकी जान को खतरा है उस देश के अंदर में, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम उस देश जबरदस्ती नहीं भेजा जाना चाहिए। अपने देश में नहीं रखना है, ठीक है, तो कोई अन्य रास्ता खोजा जाना चाहिए। तो ये भारत गैर हस्ताक्षर करता देश जरूर है, लेकिन अब ये जो जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से, वो तो हम पर आती है, और ये एक किस्म से कूटनीतिक बात हो जाएगी जिसका सामना हमें करना होगा। तो हम देखेंगे भविष्य में कि हम कैसे निपटते हैं इससे। अब यहां पर अगला समाचार जो है ये भी म्यांमार से ही जुड़ा हुआ है, और इसके संदर्भ में हमारी आपकी कई सारी बातें हो चुकी हैं। और म्यांमार के अंदर में जो सैन्य शासन है, जिसे जुंटा भी कहते हैं, कि किस तरीके से उसको लोकतंत्र के समर्थन में आगे आना चाहिए, किस प्रकार से जो पुराने जुंटा शासक थान श्वे थे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ गए। हालांकि लंबे समय के बाद गए थे वो, लेकिन फिर भी उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरफ सन 2008 के बाद विशेष रूप से जाना पड़ा। तो वर्तमान दुनिया इस प्रकार से आगे बढ़ रही है कि लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण यहां पर स्थान प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे में जो सैनिक जो है तानाशाह हैं म्यांमार के अंदर में, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्व को समझना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर वो इस प्रक्रिया के महत्व को समझेंगे तो ऐसे में क्षेत्रीय शांति को लाभ होगा। इसके साथ साथ म्यांमार की आंतरिक स्थिति भी स्थिर होगी और म्यांमार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को देख लेते हैं। समाचार है गांधी पीस प्राइज फॉर मुजीब एंड सुल्तान कबूस, और इस समाचार को पेज नंबर 10 से लिया गया है। फैक्चुअल जानकारियां हैं यहां पर। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि गांधी शांति पुरस्कार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या है। देखिए, इस पुरस्कार की जब बात करते हैं हम लोग, तो गांधी जी की 125वीं जयंती पर 1995 में भारत सरकार के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, वार्षिक पुरस्कार है। 1 करोड़ रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा की वस्तु यहां पर दी जाती है। अब जरा देखते हैं नेताओं के बारे में। 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो ओमान के सुल्तान काबूस बिन अल सैद को देने की घोषणा की गई है, और जो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु
शेख मुजीबुर रहमान को देने की घोषणा की गई है। घोषणा की किसके द्वारा गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब इन दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक गहरा असर छोड़ा था। ओमान के सुल्तान की अगर हम बात करें तो वो हमेशा कहते थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विवाद है तो वो मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, और अगर नेता अपने मध्य के विवादों को बातचीत से नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर उन्हीं विवादों को सीमा पर सैनिक अपना खून देकर सुलझाता है। तो बड़ी गहरी बात हो गई है। इसके अलावा अगर हम शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो दक्षिण एशिया के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया एक तानाशाही सरकार के विरोध में, वह अविस्मरणीय है। और शेख मुजीबुर रहमान भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पर बहुत प्रसिद्ध हैं। स्टूडेंट्स, अगला समाचार है यूपी एमपी साइन एग्रीमेंट ऑन केन बेतवा इंटरलिंकिंग वर्क। इस समाचार को पेज संख्या 10 से लिया गया है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, और इस परियोजना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे एमपी की जो केन नदी है उसका अतिरिक्त पानी किस में जाएगा? बेतवा में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि अतिरिक्त पानी कहां से आएगा? एमपी की केन का और यूपी की बेतवा में। बुंदेलखंड क्षेत्र जिसका विस्तार यूपी और एमपी दोनों ही जगहों पर हमको दिखाई पड़ता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहां पर बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, पेयजल को लेकर के समस्याएं आती हैं, सिंचाई को लेकर के, तो उनके निराकरण में एक मदद मिलेगी। अब जो समस्याएं हैं कुछ यहां पर, पन्ना टाइगर रिजर्व का एक क्षेत्र आंशिक रूप से यहां पर डूब क्षेत्र में आएगा। हालांकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा अनुमति दे दी गई है इस परियोजना को। यहां पर एक बांध का निर्माण होगा, धौंडन बांध, पानी के संग्रह के लिए, और एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। अगर आप लोग इस मानचित्र को देखें तो यहां से आपको ये लिंक कैनाल दिखाई पड़ रही है। ये केन की धारा है और ये जो है धारा बेतवा की आपको दिखाई पड़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट possess स्किल सर्टिफिकेट। इस समाचार को पेज संख्या 14 से लिया गया है। सरकार का यह प्रयास है कि अक्सर सरकारी काम करवाने के लिए ठेकेदार ऐसे श्रमिकों को काम पर रख लेते हैं जो कि प्रशिक्षित नहीं होते हैं, कम वेतन में रख लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो कार्य करवाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। सरकार का प्रयास है कि प्रशिक्षित श्रमिकों को बढ़ावा दिया जाए। जिनका वर्तमान में जो प्रतिशत है सरकारी कार्यों में वो 2.4% है। पीएलएफएस का सर्वे है 2018-19 का, उसके अनुसार। अब आप लोगों के लिए पीएलएफएस महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कुछ ही क्षणों में। उसके पहले आप लोग जरा इस बिंदु को ध्यान में रखिए कि अभी 2.4% है, लेकिन सरकार का प्रयास यह है कि 2021-22 तक इस प्रतिशत को बढ़ा करके कहां तक ले जाएं? 10%, और 26-27 तक जो प्रशिक्षित श्रमिक हैं इनको 100% तक लाया जाए सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर में, और उनके पास में उनकी स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं पीएलएफएस के बारे में। पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता रहा है इसको, और इसको मुख्य रूप से देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्यों से डिजाइन किया गया है। और भारत के अंदर में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसको समझने में यह सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग यहां पर एक काम और करेंगे, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं आपको, एनएसओ, सीएसओ, एनएसओ, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की प्रशासनिक संरचना में जो बदलाव किए गए हैं इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये सब चीजें जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये आपके लिए होमवर्क है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पन्ना बाघ अभयारण्य में पाई जा सकती है? नंबर 1 श्वेतवर्णी गिद्ध, नंबर 2 सांभर, नंबर 3 स्लॉथ भालू, नंबर 4 अजगर। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है या है? पहला है यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 के बाद से अस्तित्व में रहे किसी भी पूजा स्थल को परिवर्तित करने और पूजा स्थल के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा है यह अधिनियम अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध स्थल या पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है। नंबर 3 है यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल पर लागू नहीं होता है। विकल्प है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। नंबर 2 किसी विशेष वर्ष में प्राप्तकर्ताओं की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। संस्थान या संघ पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं। और विकल्प हैं केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन निर्णायक समिति का सदस्य होता है? नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री, 2 भारत का मुख्य न्यायाधीश, 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता, 4 पदेन सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, 5 2 प्रख्यात व्यक्ति। विकल्प है केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 5, केवल 1, 2, 3, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है? आर्सेनिक, सार्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। अब ये 5 आपके सामने हैं प्रदूषक। विकल्प देखते हैं। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। केवल 1 और 3, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 3 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो मुद्दा है हमारे सामने वो है मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। और पहला प्रश्न है कुछ संघ शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना भारत में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। अब यहां पर सबसे पहले आप कीवर्ड्स को ध्यान में रख लें। संघ शासित प्रदेश, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। चर्चा करनी है मतलब कि सांगोपांग विवरण आप दे सकते हैं, पूरा हर पहलू को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी है, क्योंकि आपको निबंधात्मक शैली में इसको लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग और ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्न निबंधों में भी आ सकते हैं, निबंध भी लिखने को आ सकता है। तो ये बात मैंने विशेष रूप से यहां पर आपके सामने रख दी है। तो आप जब इन विषयों को पढ़ेंगे तो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम 250 शब्दों के अनुसार बात करें तो भूमिका में आप लोग संघ शासित प्रदेश का परिचय, जो संवैधानिक प्रावधान है उनका थोड़ा सा आप जो है विवरण दे करके आगे बढ़ेंगे, और जो अधिक विवरण है वो मुख्य भाग में आप कर देंगे, चलेगा। फिर आप यहाँ पर विधायिका का महत्व बताएंगे, लोकतंत्र का महत्व बताएंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के साथ में इसको जोड़ देंगे, और फिर इस बात की अंत में चर्चा जरूर करेंगे कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य परीक्षा का, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए रूस भारत चीन त्रिकोण किस प्रकार जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। अब उत्तर की संरचना की बात करें अगर हम लोग, सबसे पहले एशिया की जो भू राजनीति बदल रही है इसका परिचय देना पड़ेगा आपको, क्वाड के संदर्भ में, एससीओ के संदर्भ में, और थोड़ा सा हिस्सा अगर आप मुख्य भाग में भी जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मुख्य भाग में जो है, जो अगला विषय आप लोग जोड़ देंगे, रूस भारत चीन के द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंध। बस इस बात को ध्यान रखना कि आपको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है लिखने का, शब्द सीमा सीमित है आप लोगों के पास। फिर यहां पर सहयोग और मतभेद के बिंदु, फिर इसके बाद में एससीओ, आरआईसी, ब्रिक्स और क्वाड
जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया था पहले ही। तो इन सबको जब जोड़ करके आप उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्तर आपका बन पड़ेगा। लेकिन अंत में आपको संतुलन स्थापित करना है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां पर, कि टकराव की तरफ नहीं जाना है, हमको शांति की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज का सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे समय से। आज के सत्र में इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सत्र में। सत्र को देखने के लिए आप सभी का आभार।